आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो आप जानते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। देखिए यही पूछेगा कि राज्य में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया था, तो राज्य में द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, लेकिन केंद्र में स्थापित किया गया था 1935 के तहत। देखिए 1935 के तहत और क्या क्या घटना हुआ था, जैसे राज्य में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और राज्य को स्वायत्त रूप यानी कि स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 अधिनियम के तहत ही। म्यांमार को भारत से अलग किया गया था कब, 1937 में। वही आरबीआई की स्थापना की गई थी। भारत को क्या किया गया था, एक संगठित रूप इनके सभी क्षेत्र को मिला करके भारत को एक अखिल भारतीय रूप देने का एक प्रस्ताव इसी अधिनियम के तहत रखा गया था। इस अधिनियम के तहत श्रमिक, बौद्ध, महिला और अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन केंद्र की व्यवस्था की गई थी। आप जानते हैं कि पहली बार पृथक निर्वाचन केंद्र है जो मुस्लिम के लिए 1909 में लाया गया था। वहीं 1919 में पृथक निर्वाचन का जो दायरा है उसको बढ़ाते हुए इसमें ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन को इसमें पृथक निर्वाचन दिया गया था। किसके तहत, 1919 के तहत। वहीं 1935 के तहत श्रमिक, बौद्ध और महिला और एससी एसटी को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था 1935 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 नंबर। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो आप जानते हैं कि कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित किया गया था, और जो उस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ था। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं, देखिए जब दोनों सदन में कोई भी सदन उस समय कार्य नहीं करते रहता है और तत्कालीन कानून की आवश्यकता होती है और कानून विद्यमान नहीं होता है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत वो बना सकते हैं। और वहीं पर राज्यपाल को भी शक्ति दिया गया आर्टिकल 213 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है जिस समय सदन सदन कार्यरत न हो। लेकिन अध्यादेश जारी करने के कर दिया जाता है तत्कालीन कानून की आवश्यकता के अनुसार। लेकिन जब सदन सत्र में आता है तो क्या होता है, उसको दोनों सदन से पास करवाना पड़ता है। अगर वो पास नहीं होता है तो वो एक समय के बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो तत्कालीन आवश्यकता के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है जो राष्ट्रपति को मिला है आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि 123 के तहत। वही राष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिला है 123 के तहत और राज्यपाल को मिला है 213 के तहत। तो ये लिया गया था कहाँ से, ये लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ये पूछ रहा है कहाँ से प्रेरित है, ये लिया कहाँ से गया, तो 1935 के तहत ये भारतीय संविधान में लिया गया है। तो 3 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई है। अवशेष शक्ति का अतिरिक्त शक्ति का मतलब होता है अवशिष्ट शक्ति जिसको बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि देखिए 3 सूची दिया गया था 1935 अधिनियम के तहत, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में हो गया कि केंद्रीय स्तर का जो जो उसमें विषय होगा उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य स्तर पर राज्य सूची विषय में जो राज्य स्तर का कानून होगी राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची का मतलब होगा जो विषय समवर्ती सूची में होगा उस पर दोनों बनाएगी कानून। ये 1935 अधिनियम के तहत लाया गया था। तो 1935 अधिनियम में तक जो केंद्र सूची विषय था उसमें 59 विषय था, वहीं राज्य सूची विषय में 54 विषय था और समवर्ती सूची में 36 विषय था। ये विषय 1935 अधिनियम के तहत लाया गया था जो विभाजित किया गया था केंद्र, राज्य और समवर्ती में। उसमें अवशिष्ट शक्ति दिया गया था कि गवर्नर जनरल अवशिष्ट शक्ति पर कानून बना सकती है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, अवशिष्ट शक्ति पर कानून है जो संसद बनाती है। जो विषय तीनों सूची में नहीं है उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं और उस पर वर्तमान में संसद कानून बनाती है। लेकिन जो 1935 का अधिनियम था उसमें गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 5 नंबर। कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार था उसमें जो कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ये जवाहरलाल नेहरू थे, उसके नेतृत्व कर रहे थे कार्यपालिका परिषद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 6 नंबर। निम्नलिखित में कौन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था।
देखिए 1946 में जो सरकार का गठन किया गया था, अंतरिम सरकार जिसको हम कहते हैं, उसमें सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय मिला था। वहीं राजेंद्र प्रसाद है जो कृषि और खाद्य मंत्रालय थे। जगजीवन राम थे जो श्रम मंत्रालय इनको मिला था। तो इस प्रकार से एस राधाकृष्णन है जो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आंसर, वो सदस्य नहीं थे। चलिए 7 नंबर, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कैसे हुआ था? देखिए संविधान सभा के चुनाव उस समय प्रांत सभा के द्वारा हुआ था, यानी कि केंद्र में जो विधान पालिका थी उसके द्वारा संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ था। क्योंकि उस समय आम लोग से डायरेक्ट वोटिंग कराना इतना आसान नहीं था, काफी कठिनाई थी, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया कि जो विधान परिषद है या विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा चुनाव कर लिया जाए, वही लोग संविधान सभा के सदस्य होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा विधान प्रांतीय सभा द्वारा हो जाएगा, 7 का डी नंबर। चलिए 8 नंबर, देखिए विधान, यहाँ पर संविधान सभा होगा, एक क्वेश्चन मिस्टेक है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आप जानते हैं कि जो संविधान सभा के जो प्रथम सत्र का जो आयोजन किया गया था वो 9 दिसंबर 1946 के दिन किया गया था और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और वो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए फ्रांस में जिस प्रकार से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको अस्थायी अध्यक्षता दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से भारत में फ्रांस के तर्ज पर ही संविधान सभा में अस्थायी जो अध्यक्ष है, सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। वहीं अगले ही सेशन में यानी कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। वही देखिए अगला क्वेश्चन यही है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप ये अभी हम जिक्र किए हैं कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था और इन्हीं के नेतृत्व में संविधान सभा काम किया था। इस प्रकार से 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 10 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो अभी हम जिक्र किए हैं कि 9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो ठीक से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें कि प्रस्तावना संविधान द्वारा पारित किया गया था। पूछा यहाँ पर पारित कब किया गया था? तो सबसे पहले आप जानिए कि प्रस्तावना पेश कब किया गया था। तो प्रस्तावना है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। देखिए प्रस्तावना प्रेरित है अमेरिका के संविधान से, वहीं प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना को पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। अभी हम जिक्र करते हैं प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द इसमें जोड़ा गया था। पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द अखंडता जोड़ा गया था। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो इस प्रकार से 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 22 जनवरी 1947 इस दिन प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अभी हम जिक्र किए हैं कि प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। चलिए 13 नंबर, संविधान सभा में संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ समिति के अध्यक्ष, देखिए संविधान सभा है जो विभिन्न समिति के माध्यम से कार्य कर रही थी, जिसमें 22 समिति बड़ा था और लगभग 13 छोटा समिति था, जिसमें संघ समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, कह रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि इनको जिम्मेदारी दिया गया था कि उस समय जो देशी रियासत है उनको किस प्रकार से भारत के जो एकता के रूप में कैसे स्थापित किया जाए, सभी प्रांत को एक जगह समेट करके इतनी बड़ी विशाल भारत का निर्माण कैसे किया जाए, ये इनका पटेल साहब को ये इतना बड़ा नेतृत्व दिया गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे और संविधान की प्रारूप किस प्रकार से होगी इस समिति का ये दायित्व दिया गया था कि प्रारूप तैयार करने के लिए, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार कर लिया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था?
इसके बारे में पूछ रहा है सलाहकार के बारे में कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो ये थे बी.एन. राव। बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। ये क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। चलिए 19 नंबर, भारतीय संविधान ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, तभी हम जिक्र किए हैं कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी और इसका काम था कि संविधान के प्रारूप ड्राफ्टिंग की फंडामेंटल राइट कहाँ होगा, डीपीएसपी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो कहाँ होगा, राज्य के बारे में कहाँ बताया जाएगा, ये सब किस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा, ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, वो इसके काम दिया गया था प्रारूप समिति को। नाम ही है प्रारूप, संविधान का प्रारूप किस प्रकार से होगा ये इसी समिति का काम था। इसमें 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। आप ध्यान रखेंगे पूछ रहा अन्य सदस्य कितने थे, तो एक तो बी आर अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 सदस्य हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर प्लस 6 अन्य सदस्य, इसमें अन्य सदस्य पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा, टोटल 7 सदस्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया गया है। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 1935 के जो अधिनियम था उसके तहत वर्मा को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था, तो एक्ट हो जाएगा 1935 के तहत वर्मा को अलग कर दिया गया था। 22 नंबर, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान के भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कह रहा है कि निर्वाचित सदस्य के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, ये किसके तहत, ये कौन से प्रावधान में इस प्रकार की बात कही गई थी, तो ये कहा गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और बोला था कि एक संविधान सभा होगी और वो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। इसमें 3 सदस्य था, एबी एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टफर्ड क्रिप्स था। ये कैबिनेट मिशन लेकर के मार्च 1946 में भारत आया था और संविधान निर्माण करने का मसौदा ये तैयार किया था। उसके बाद जून जुलाई में संविधान सभा के सदस्य के लिए निर्वाचन हुआ और पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है। तो संघात्मक संघ की किस प्रकार से संघात्मक व्यवस्था होगी, ये देन है कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। 24 नंबर देखिए, करा न्यायिक पुनर्विलोकन की अवलोकन की व्यवस्था है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है कि अगर कोई कानून बन गया तो उस पर न्यायालय क्या उस पर देख सकती है कि नहीं, जांच कर सकती है कि नहीं कि क्या ये क्या उचित प्रक्रिया से बना है कानून, क्या ये युक्तियुक्त निर्बंधन के तहत बनाया गया है, क्या एक तरफा कानून तो नहीं बना दिया गया है, तो ठीक से जांच करेगी न्यायालय, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। या मान लीजिए न्यायालय कोई जजमेंट दे दिया है, वो अपने जजमेंट का भी रिव्यू कर सकती है न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत। और ये न्यायिक पुनर्विलोकन की जो अवधारणा है भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। तो वर्ल्ड के मात्र 2 ऐसे देश है जिसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा देखी जाती है। भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आंशिक रूप से अगर देखिएगा आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 तो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा प्रस्तुत होती है। तो ये मात्र 2 संविधान में अभी तक है, भारत और अमेरिका के संविधान में है। 25 नंबर देखिए, आइए भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे समवर्ती सूची के बारे में। देखिए समवर्ती सूची है जो भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिया गया है और इसके कुछ अंश ऑस्ट्रेलिया से भी मिलती जुलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अभी समवर्ती सूची में 52 विषय अभी शामिल है। समवर्ती सूची में अभी भारत में वर्तमान में 52 विषय शामिल है। जब संविधान लागू हुआ था तो 47 विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया गया और वर्तमान में केंद्र सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। चलिए 26 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश पर आधारित है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, ये भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी संकल्पना की गई है और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और आयरलैंड है जो स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया था और हम लोग आयरलैंड के संविधान से इसका ग्रहण किया है डीपीएसपी को। चलिए नेक्स्ट देखिए, कि भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या था, यानी कि भारतीय संविधान का सिंबॉलिक चिन्ह, सिंबॉलिक पूछ रहा है कि क्या था। तो भारतीय संविधान का सिंबॉलिक है, ये क्या था, तो हाथी, हाथी है भारतीय संविधान का सिंबॉलिक। 28 नंबर क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। देखिए भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है ये लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है और इसे भाग 2 में रखा गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक है और इसे भाग 2 में रखा गया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 29 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। देखिए जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे सम्मिलित किया गया और इसके सम्मेलन करने के लिए इसके सम्मिलित किया जाए या नहीं किया जाए, कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य होगा, इस पर विचार करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाया गया था और इसके रिकमेंड के आधार पर, सिफारिश के आधार पर वो समिति है जो 8 मौलिक अधिकार का 8 मौलिक अधिकार को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो 10 मौलिक कर्तव्य को समावेशन किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत और 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 86वां संविधान संशोधन के तहत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है जो लिया गया था उस समय तत्कालीन सोवियत संघ था, यानी कि रूस था, उसके संविधान से लिया गया है और ये भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में इसका समावेशन किया गया है, इसे जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा रूस का संविधान। देखिए उस समय सोवियत संघ था, वर्तमान में रूस है। अब जानते हैं कि सोवियत संघ 15 देश में डिवाइड हो गया, उसके बाद रूस अस्तित्व में आया, उससे पहले सोवियत संघ के नाम से वो जाना जाता है। चलिए 30 नंबर। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो सब पूछ रहा है कि संविधान सभा को किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया है, जिसे 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया है। तो आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और उस 26 नवंबर को 2015 से विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में इसी को याद करने के लिए हम लोग विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। चलिए 31 नंबर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए भारतीय संविधान है जो बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था। उस समय कुछ अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू कर दी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से लागू है जो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। देखिए 26 जनवरी का एक पौराणिक इतिहास है। आप जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। उसी में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, ताकि लोगों को जानकारी हो कि स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है। तो इसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, ताकि हम जो औपनिवेशिक काल में जो स्वाधीनता दिवस मना रहे थे 26 जनवरी को, उसको याद किया जा सके, इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। चलिए 32 नंबर। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। देखिए प्रारंभ में बी.आर. अम्बेडकर वर्तमान बांग्लादेश है उस क्षेत्र से निर्वाचित थे, यानी कि उस समय के पूर्वी बंगाल से वो निर्वाचित थे, लेकिन जब देश की बंटवारा हो गया तो वो देश पाकिस्तान को मिल गया, उस क्षेत्र जो था पाकिस्तान को मिल गया, जिसकी वजह से बी.आर. अम्बेडकर का बाद में चुनाव है जो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। चलिए 33 नंबर। भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह, जो राज्य का चिन्ह है क्या है? अशोक स्तंभ है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है, जिसमें 4 शेर को दिखाया गया है जो एक दूसरे के पीठ किए हुआ दिखता है, जो 4 शेर है। तो वो पूछ रहा है कि कब अंगीकृत किया गया, उसे कब स्वीकार किया गया है। तो इस सारनाथ के जो स्तंभ पर जो लिखा हुआ है, जो चिन्ह है, वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था और भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकृति किया है। आप याद रखेंगे ये सारनाथ के चिन्ह है जो अशोक के द्वारा निर्मित है। 34 नंबर। भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात कही थी। ये कौन कहा था? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ऐसा इस प्रकार की बात कही गई थी। चलिए 35 नंबर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए इस प्रकार के जो सबसे पहले जो प्रस्तुत है वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। इसमें आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। एम.एन. रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्हीं के द्वारा सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया गया था कि संविधान है जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, इस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये बताया गया था। ये क्वेश्चन गलत है। 35 नंबर। चलिए 36 नंबर आइए। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में कौन सा अधिनियम आया था जिसमें प्रशासन के क्षेत्र में भारतीयों को भी भाग लेने की इजाजत दी थी? तो इस प्रकार की इजाजत है जो 1853 अधिनियम के तहत लाया गया था। आइए 37 नंबर। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। द्विसदनीय का मतलब अभी के अनुसार देखिएगा तो लोकसभा राज्यसभा या विधानसभा विधान परिषद, ये द्विसदनीय हुआ। पूछ रहा है कब ये पहली बार बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट देखिए
38 नंबर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि भारत के जो विभिन्न खंड है, जो क्षेत्र है, जो रियासत है, उसको सबको जोड़ करके एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, एक महासंघ, यानी कि भारत की जो वर्तमान रूपरेखा देने का प्रयास कब पहली बार किया गया था, तो 1935 के तहत किया गया था कि भारत एक विशाल क्षेत्र होगा और इसमें सभी राज्य शामिल होंगे। तो ये पहली बार प्रयास किया गया था 1935। उससे पहले आप जानते हैं कि आजादी हुआ था उस समय लगभग 562 देशी रियासत थी, जो छोटे छोटे देशी रियासत थे, उस सबको संकलन करने का करके और एक भारतीय परिसंघ के रूप में स्थापित करने का प्रावधान पहली बार 1935 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऐसा प्रयत्न किया गया था। चलिए 39 नंबर, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि संख्या अनुपात में था। ये कह रहा है कि जो कैबिनेट मिशन आया था और संविधान सभा के निर्माण की जो बात कही थी, तो कितना लोग को रिप्रेजेंट एक प्रतिनिधि करेगा, तो उस समय ऐसा प्रावधान किया गया था कि एक प्रतिनिधि है जो 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि है जो संविधान सभा में जाएंगे। जो कैबिनेट मिशन के द्वारा कब किया गया था, ये 1946 में किया गया था और बताया गया था कि 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि होगा जो प्रांतीय विधानसभा है या विधान परिषद है उसके द्वारा चुना गया। आम जनता के द्वारा उस समय चुनाव नहीं हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। लेकिन आम जनता 10 लाख जनसंख्या का एक प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर है, निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक संवैधानिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। कह रहा है कि किसका सुझाव था कि जब हम देश आजाद हो जाएंगे, तो देश जब आजाद हो जाएगी तो कांग्रेस नाम की जो एक संस्था है जो देश के आजादी के लिए गठन किया गया था, उसको भंग कर दिया जाएगा, राजनीतिक रूप से ये कोई इसका उपयोग नहीं करेगा। तो ये ऐसा कहना था महात्मा गांधी जी का कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। चलिए 41 कह रहा है कि किस अधिनियम में सर्वप्रथम लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया। उच्चायुक्त अगर उस समय के कहा जाए और अभी के दूतावास, जो दूतावास हम लोग बोलते हैं ना, राजदूत, उसी को उस समय उच्चायुक्त कहा जाता था। तो ये पहली बार उच्चायुक्त का जो कार्यकाल का सृजन किया गया था, उच्चायुक्त जिसको राजदूत अभी हम कह सकते हैं, वो किया गया था 1919 के शासन अधिनियम के तहत ये उच्चायुक्त का कार्यकाल का सृजन किया गया था। देखिए अभी भी जो राष्ट्रमंडल के सदस्य है, राष्ट्रमंडल सदस्य का मतलब होता है कि जो ब्रिटेन कभी न कभी उस क्षेत्र पर, उस देश पर, उस भूमि पर राज किया हो, वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो राष्ट्रमंडल का जो सदस्य के जहाँ पर राजदूत होते हैं, तो आज भी हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त ही कहा जाता है। बाकी देश में जैसे अमेरिका में भारत का जो उच्चायुक्त होगा तो उसको राजदूत कहते हैं, लेकिन जब ब्रिटेन में होता है तो उसे हम उच्चायुक्त हाई कमिश्नर ही आज भी कहते हैं। जो वेल्थ का जो कॉमनवेल्थ का जो सदस्य है, उसको जो सदस्य में जो राजदूत होते हैं उसको हाई कमिश्नर आज भी कहा जाता है। इस पद का सृजन किया गया था 1919 के तहत। आइए 42 नंबर, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। पूछ रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कब की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना है जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे पिट्स थे और इनका मानना था कि कंपनी का नियंत्रण अलग होना चाहिए और उसकी राजनीतिक प्रशासन, जो राजनीतिक जो जिम्मेदारी है वो अलग होनी चाहिए, दोनों चीज अलग अलग होना चाहिए। इसलिए उस समय कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसे नियंत्रण मंडल कहते हैं। जो कोई एक नियंत्रण मंडल है जो राजनीतिक देखरेख करे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो बिजनेस को देखरेख करे, इसी के लिए गठन किया गया था। चलिए 43, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था। तो आप जानते हैं कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके बाद एक अधिनियम आया था 1858 और इसके तहत गवर्नर जनरल है उसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया और अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। तो 43 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। चलिए 44, देखिए पोर्टफोलियो प्रणाली का संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। देखिए पोर्टफोलियो का मतलब होता है प्रणालीगत यानी कि विभागीय, जैसे शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विधि मंत्रालय जिसको कानून मंत्रालय कहते हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय, ये सब मंत्रालय है जिसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है मंत्रालय, अलग अलग विभाग। तो पूछ रहा है किस समय इस प्रणाली का विकास हुआ था। देखिए 1861 के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली का विकास है जो प्रारंभ हुआ था भारत में। चलिए 45, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था। तो वही अभी हम जिक्र कर रहे थे, विभिन्न प्रांत के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था जो 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि थे और इस प्रकार से उस समय 389 प्रतिनिधि का चयन किया गया था संविधान के निर्माण के लिए। चलिए 46 नंबर,
भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था और लगभग 64 लाख रुपया खर्च किया गया था। और लगभग भारत के प्रतिनिधि है जो विभिन्न देश के संविधान का अध्ययन किया और भारतीय संविधान की वर्तमान प्रारूप देने का उन्होंने प्रयास किया था। ऐसा बताया जाता है कि 60 देशों के संविधान को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने पढ़ा था और उसमें जो अच्छी अच्छी चीज थी, जो भारत जैसे विविधता वाले देशों में किस प्रकार से कानून स्थापित किया जा सके, ये उन्होंने सोच समझ करके वर्तमान कानून को रूप दिए थे वो लोग। चलिए 48 नंबर, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का मतलब हो गया प्रारूप समिति के कौन सदस्य नहीं था? देखिए प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 7 सदस्य था और इसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। पूछ रहा है इसमें कौन कौन सदस्य नहीं था, इसमें पूछ रहा नहीं था। देखिए इसमें 7 सदस्य थे जिसमें बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल कृष्ण अयंगर थे, अल्लादी कृष्णस्वामी थे, वहीं के.एम. मुंशी थे। लेकिन के.एम. मुंशी है जो एकमात्र कांग्रेसी था ये प्रारूप समिति में। मोहम्मद सदातुल्ला थे और बी.एल. मित्तर थे। देखिए बी.एल. मित्तर प्रारंभ में तो थे लेकिन उनके किसी कारण से वो इस्तीफा दे दिए तो उनके जगह पर एम माधव राव थे, वो सदस्य बने थे प्रारूप समिति के। डीपी खेतान थे, डीपी खेतान के जगह पर टीटी कृष्णमाचारी आए थे। तो ठीक प्रकार से ये 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। देखिए बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदातुल्ला, एन माधव राव, टीटी कृष्णमाचारी, ये सदस्य प्रारूप समिति के थे। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। 49, किस एक्ट को मार्लो मिंटो एक्ट भी कहा जाता है? देखिए मार्लो मिंटो एक्ट है जो 1909 के एक्ट को मार्लो मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। मार्लो उस समय भारत का सचिव था और मिंटो भारत के वायसराय था। 1909 में यह अधिनियम आया था और इसके तहत बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान किया गया था। इसी में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, विधान परिषद के जो विस्तार किया गया था और सदस्य भारतीय नियुक्त किए जाने का ऐसा प्रावधान 1909 के तहत ही किया गया था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के तहत गठित मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप समिति कह रहा है। देखिए भारतीय संविधान में बहुत सारे समिति, 22 समिति बड़ा समिति था और लगभग 13 उप समिति थी जिसकी गठन की गई थी और विभिन्न विषय पर सभी लोग काम कर रहे थे। तो मौलिक अधिकार जो समिति था पूछ रहा उसका उप समिति था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके उपाध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो समिति था वो सबसे बड़ा समिति था और उसमें 54 सदस्य था और मौलिक अधिकार एवं जो अल्पसंख्यक समिति थे उसके अध्यक्ष सरदार पटेल साहब थे, लेकिन उसके उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।